हाँ जी, नमस्कार मित्रों। कलाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ सुनील विश्नोई। और यहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे विद्यार्थियों रीट के स्पेशल बायोलॉजी की क्लास की। ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी जो रीट L2 की तैयारी कर रहे हैं और जिनका विशेष रूप से जो मैथ सब्जेक्ट है उनके लिए जो बायोलॉजी की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। और हम यहाँ पर जो अंतिम समय में विद्यार्थियों गागर के अंदर हम कह सकते हैं जो सागर भरने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ये कक्षाएं बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है और जो आने वाले कुछ दिनों के अंतर्गत हम लोग संपूर्ण सिलेबस के जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं उनका जो डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है जो सेल या जो कोशिका, और उसमें बढ़ते हैं विद्यार्थियों पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जो कोशिका की खोज की बात करें तो सबसे पहले खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी उन वैज्ञानिक का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। और जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किसमें की थी? तो विद्यार्थियों रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी जब पेड़ की छाल में। और हम बात करें रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका की खोज की थी, ये खोज की थी 1665 में, 1665 में। लेकिन जो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका खोजी गई वो कोशिका जीवित नहीं थी, वो कोशिका मृत थी। और वास्तव में विद्यार्थियों कोशिका थी ही नहीं, वो थी कोशिका भित्ति, वो सेल वॉल थी। अर्थात विद्यार्थियों रॉबर्ट हुक को केवल और केवल बाहर का आवरण दिखाई दिया, अंदर का उनको स्तर कुछ दिखाई दिया ही नहीं। तो कोशिका की बात करें, कोशिका की खोज की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं जो 1665 में 1665 में सबसे पहले जो मृत कोशिका जो थी, जो मृत कोशिका की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी उनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। उसके बाद में विद्यार्थियों 1674 में या जो 1674 में सर्वप्रथम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने, वैज्ञानिक का नाम क्या है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम विद्यार्थियों जीवित कोशिका की खोज की। अब आपसे पूछा जाए सबसे पहले खोजी गई जीवित कोशिका का नाम क्या था? तो सबसे पहले जो जीवित कोशिका खोजी गई थी उस कोशिका का नाम था विद्यार्थियों जीवाणु कोशिका या बैक्टीरिया सेल। इनके द्वारा सबसे पहले जो जीवित कोशिका खोजी गई थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक के द्वारा 1674 में, वो जीवित कोशिका का नाम क्या था? जीवाणु कोशिका या बैक्टीरिया सेल। और इन्होंने एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने जीवाणु कोशिका के अलावा कुछ और भी खोज की थी। वो खोज की थी शुक्राणु की, आरबीसी की और जो प्रोटोजोआ की। तो आपके जो पहला क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या है? सी है। अब इसके जो ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहां से हमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहला ऑप्शन ये चार्ल्स डार्विन, और जो चार्ल्स डार्विन का रोल है जैव विकास के सिद्धांत में। और जो चार्ल्स डार्विन की एक जो पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। उस पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, या हिंदी में जो प्राकृतिक वर्ण द्वारा जाति उद्भवन। चार्ल्स डार्विन का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्राकृतिक वर्ण द्वारा जाति उद्भवन। अगला ऑप्शन है ल्यूवेनहोक ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी और वो मैं आपको बता चुका हूं। उस जीवित कोशिका का नाम क्या था विद्यार्थियों? जीवाणु कोशिका या बैक्टीरिया सेल। और अंतिम ऑप्शन बचता स्लाइडेन और स्वान ने। तो जो स्लाइडेन और स्वान ने सर्वप्रथम विद्यार्थियों कोशिका सिद्धांत दिया था। आपसे पूछो जो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किन वैज्ञानिकों ने किया था? उनका नाम क्या था? स्लाइडेन और स्वान। इस प्रकार से ये जानकारी बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो नई कोशिका का निर्माण फिर जो पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने बताई? ये कोशिका सिद्धांत का आधुनिक रूप है। इस आप सभी जानते हैं, मैंने अभी भी पिछले विद्यार्थी जो क्वेश्चन था उससे बताया था कि कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। लेकिन कोशिका सिद्धांत का जो नवीनतम रूप जिन वैज्ञानिकों ने दिया था उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो
और विद्यार्थियों नेगेली। ये दो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत का जो नवीनतम रूप प्रदान किया, या हम कह सकते हो जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत इन्होंने दिया। और इन्होंने आधुनिक कोशिका सिद्धांत में क्या कहा कि जो नई कोशिका का निर्माण जो पूर्व स्थित कोशिका जो होती है उसके विभाजन से होता है। मतलब विद्यार्थियों पुरानी कोशिका के विभाजन से जो नवीन कोशिका का निर्माण होता है, ये आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहता है। और जो रुडोल्फ विर्चो ने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो यहां पर आपसे बात करें नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किस वैज्ञानिक ने की थी, तो यह बात जिन्होंने की थी उनका नाम क्या था, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका सिद्धांत का आधुनिक रूप प्रदान किया। यहां पर हम जो कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं, आपसे पूछे कोशिका सिद्धांत जो है इसके बारे में बात करते हैं। तो कोशिका सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन जिन वैज्ञानिकों ने दिया था वो दो वैज्ञानिक थे, एक थे जो स्लाइडेन और एक थे जो स्वान। स्लाइडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और स्लाइडेन और स्वान ने क्या बात बताई, स्लाइडेन और स्वान ने सबसे पहली बात बताई कि जो कोशिका सजीवों के शरीर की जो मूलभूत इकाई है, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, अर्थात कोशिका सजीवों के शरीर की मूलभूत इकाई है। जिस प्रकार से हम यहाँ पर बात करें मूलभूत इकाई कैसे है, तो जो कोशिका से विद्यार्थियों उत्तक का निर्माण होता है, और जो उत्तक से जो अंग का निर्माण होता है, और जो अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है, और अंग तंत्र से जो शरीर का निर्माण होता है। इसके बाद में अगली बात इन्होंने क्या बताई, अगली बात इन्होंने बताई प्रत्येक कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है या जो डीएनए पाया जाता है, और प्रत्येक कोशिका में जो आनुवंशिक पदार्थ है वो सेल की जो कंटिन्यूटी के लिए या जो सातत्य के लिए आवश्यक है, जो आगे के क्वेश्चंस में हम जहाँ चर्चा करेंगे। आगे पूछे जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, या कोशिका सिद्धांत का जो नवीनतम रूप जो किसने दिया। तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जिस वैज्ञानिक ने किया था उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। उन महोदय का नाम क्या है मेरे मित्रों, जो रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिकों ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया। तो जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, विर्चो। और अब यहां पर जो हुक जो ऑप्शन में है, तो जो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी जो मृत थी, हम डिस्कस कर चुके हैं, और स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो विभिन्न कोशिकाओं के आकार अलग अलग होते हैं। बिल्कुल सही बात है, हर कोशिकाओं के आकार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब जो निम्नलिखित कोशिकाओं को उनके आकार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमारे पास जो 4 तरह की कोशिकाएं लिखित ऑप्शन में दी हुई है, और हमें यह बताना है कि सबसे जो छोटी कोशिका कौन सी है और सबसे जो बड़ी कोशिका कौन सी है। अगर हमें इस चीज का अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि आपको बढ़ते हुए क्रम में इनको क्या करना है, व्यवस्थित करना है, एडजस्ट करना है। आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सबसे जो छोटी कोशिका कौन सी है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो सबसे जो छोटी कोशिका का नाम होता है जो माइकोप्लाज्मा। अब हमेशा क्वेश्चन में जो आंसर है, ऑप्शन है, उनमें ये मत देखिएगा जो सही आंसर कौन सा है, आप उनको जो गलत आंसर को पहले चूज कीजिएगा। और जो माइकोप्लाज्मा ऑप्शन नंबर 1 में है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो दूसरे ऑप्शन के अंदर जो पहला पॉइंट है वो 1 नंबर नहीं है, और जो चौथे ऑप्शन में भी पहला पॉइंट 1 नंबर नहीं है। अब हमारा जो आंसर होगा वो या तो जो ए से होगा या सी से होगा। अब हम यहां पर बात करते हैं, अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सबसे जो बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो जो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, और जो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब जो ऑप्शंस पे देखिएगा, ऑप्शंस में आप देखेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। राइट आंसर होगा मित्रों ए। राइट आंसर ए क्यों होगा, क्योंकि जो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा।
अब जो कोशिका के बारे में यहाँ पर जो डिस्कशन करते हैं कि जो कोशिकाओं के आकार से संबंधित हमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछे कि विद्यार्थियों सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो आपको ध्यान रखना जो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। और जो माइकोप्लाज्मा जो लेड लेवाई या माइकोप्लाज्मा जो गैलीसेप्टिकम, लेकिन हमें केवल जो माइकोप्लाज्मा ज्ञान रखना है। और जो माइकोप्लाज्मा का एक और नाम है PPLO जो NCERT में दे रखा है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ऑप्शन में नहीं हो तो ऑप्शन में क्या हो सकता है? PPLO हो सकता है। और PPLO का जो फुल फॉर्म होता है विद्यार्थियों प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये इसका जो फुल फॉर्म होता है जो प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो आपका सबसे पहला स्टेटमेंट सबसे जो छोटी कोशिका का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। आपसे पूछे विद्यार्थियों सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे जो बड़ी कोशिका का नाम होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ये सबसे जो बड़ी कोशिका होता है। और यहीं पर ऑप्शन में आपसे पूछा जाए सबसे जो लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे जो लंबी कोशिका की बात करें तो सबसे जो लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। सबसे जो लंबी कोशिका जो है सबसे लंबी कोशिका होती है विद्यार्थियों तंत्रिका कोशिका, जो न्यूरॉन। तो यहां पर जो तीन जो आपके सामने जो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखे हैं ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट। सबसे छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा, सबसे जो बड़ी कोशिका का नाम शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? ये तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। लेकिन कुछ जो और बातें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इन पॉइंट्स से रिलेटेड। तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, इसके चारों ओर विद्यार्थियों कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसके चारों ओर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। और जो सेल वॉल नहीं पाई जाने के कारण इसको जंतु जगत का जो जोकर कहते हैं। जंतु जगत का जो बहरूपिया तो अमीबा को कहा जाता है, और जंतु जगत का जोकर जो है वो माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। और माइकोप्लाज्मा के कारण एक रोग होता है, सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर में आपको फायदा मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रोग का नाम है विद्यार्थियों बैंगन में लघुपर्ण रोग। जो बैंगन में लघुपर्ण रोग है वो लघुपर्ण रोग किसके कारण होता है? माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। और इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने है कि सबसे लंबी जो कोशिका है तंत्रिका कोशिका, इस तंत्रिका कोशिका या विद्यार्थियों न्यूरॉन में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। आपसे पूछे ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, तो जो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। यहां से कुछ पॉइंट्स और हम लोग जो डिस्कस करते हैं, और वो क्या पॉइंट डिस्कस करते हैं? आपसे पूछे विद्यार्थियों एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं, या विद्यार्थियों यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। तो जो एक कोशिकीय जीव हैं, जो एक कोशिकीय जीव का एग्जांपल है अमीबा, फिर पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, ये सब एक कोशिकीय जीव हैं। इसमें जो शुरुआत के ऑप्शन है अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछे बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, तो बहुकोशिकीय जीव की बात करूं तो बहुकोशिकीय जीव के एग्जांपल है जो पादप, जंतु और कवक। इस दुनिया के संपूर्ण पादप, जंतु और जो कवक हैं वो किसके एग्जाम्पल होते हैं? बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण हैं। तो जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उस पिछले क्वेश्चन में हमने जो चर्चा की थी कि इसको विद्यार्थियों किस प्रकार से हम जब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, तो सबसे छोटी कोशिका का नाम होता है माइकोप्लाज्मा,
माइकोप्लाज्मा से आकार में जो बड़ी होती है वो होती है जीवाणु कोशिका, और जीवाणु कोशिका से आकार में जो बड़ी होती है वो होती है आरबीसी, और आरबीसी जो आकार में बड़ी होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी जो व्याख्या पढ़ लेते हैं। यहां पर यही पॉइंट है, जो सबसे ज्यादा छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा, जो मैं बता चुका हूं। और माइकोप्लाज्मा का व्यास कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा से जो बड़ी कोशिका है उस कोशिका का नाम होता है जीवाणु कोशिका। और जो जीवाणु कोशिका से के बाद में हम बात करते हैं, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। और शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार कितना होता है ये इंपॉर्टेंट है, 170 से 130 mm जो है वो शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार होता है। तो एकदम फंडा क्लियर। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी कोशिका जो तंत्रिका कोशिका, जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है मित्रों। इस प्रकार से कितना भी क्वेश्चन जटिल दे दिया जाए, हमें कोई टेंशन की बात नहीं है, आप आसानी से बेहिचक उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला, जो कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? हमने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के सामने डिस्कशन दिया था, तो सभी लोग जानते हैं सबसे पहले कोशिका सिद्धांत जिन वैज्ञानिकों ने दिया था उनका नाम क्या था? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत दिया। सबसे पहले कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जिन वैज्ञानिकों ने किया था उनका नाम क्या था? स्लाइडेन और स्वान। और जो रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया? रुडोल्फ विर्चो ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था, जिसमें बताया था जो ओमनी सेलुला, ई सेलुला, पुरानी कोशिका के विभाजन से नवीन कोशिका का निर्माण होता है। इस क्वेश्चन की विद्यार्थी व्याख्या पढ़ते हैं। अगर इस क्वेश्चन की व्याख्या की बात करें तो स्लाइडेन और स्वान द्वारा क्या दिया गया? कोशिका सिद्धांत दिया गया। इनके अनुसार पादपों व जंतुओं के शरीर का निर्माण किससे होता है? कोशिकाओं और उनके उत्पादों से होता है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो जंतुओं के शरीर की मूलभूत इकाई कौन होती है? कोशिका। और जो कोशिका से किसका निर्माण होता है? ऊतक का। ऊतक से किसका? अंग का। अंग से अंग तंत्र का। और अंग तंत्र से किसका विकास होता है मेरे मित्रों? भारत के भाग्य निर्माताओं, जिस शरीर का विकास होता है। और अगला जो विद्यार्थियों रेट में अलग से मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पर यह करवाया है, वो क्या है कि कोशिका सिद्धांत का नया रूप किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो और नेगेली नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोशिका सिद्धांत का आधुनिक रूप प्रस्तुत किया। कितनी बार बात कर चुके हैं? 2-3 बार। सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत का आधुनिक रूप किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो और नेगेली ने। और इन्होंने क्या किया था? क्वेश्चन पहले ही पढ़ चुके हैं। नवीन कोशिका का निर्माण किससे होता है? पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है। जो पुरानी कोशिका है उसके विभाजन से नवीन कोशिका का क्या होता है? निर्माण। अगला पॉइंट, कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। अर्थात विद्यार्थियों संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है उसका नाम क्या होता है? कोशिका। और कोशिका में जीव के आनुवंशिक गुण निहित होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर सेल में जीव के क्या होते हैं? आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं। और अगला पॉइंट, पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन के सातत्य या कंटिन्यूटी का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। जो पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है कि कोशिका में जीव के आनुवंशिक गुण कैसे निहित होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मित्रों, ये विद्यार्थियों कोशिका है, और हमेशा किसी भी कोशिका में सबसे बाहर का जो स्तर है वो सबसे बाहर का स्तर कहलाता है कोशिका भित्ति या सेल वॉल। उसको कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहा जाता है। अगर कोशिका भित्ति की बात करें तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। अगला बात करते हैं कवक कोशिका में कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? तो कवक कोशिका में कोशिका भित्ति विद्यार्थियों काइटिन से मिलकर बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो जीवाणु कोशिका में कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है?
जीवाणु कोशिका में कोशिका भित्ति जो पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर बनी होती है। ये किससे मिलकर बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन से। और अगर जंतु कोशिका की बात करें तो ये जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जंतु कोशिकाओं में सेल वॉल जो है वो सेल वॉल अब्सेंट होती है, अर्थात कोशिका भित्ति एनिमल सेल्स में पाई नहीं जाती है। इसके अलावा और कौन है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में भी कोशिका भित्ति का क्या होता है? अभाव होता है। अब जो कोशिका भित्ति के अंदर का जो स्तर है, इस स्तर का नाम होता है कोशिका झिल्ली, जो त्रिस्तरीय होती है। जब जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसलिए जंतु कोशिकाओं में सबसे बाहर का स्तर कोशिका झिल्ली होता है। और इसके अंदर की ओर जो केंद्रक पाया जाता है, ये कोशिका सिद्धांत कहता है। प्रत्येक कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है, और प्रत्येक कोशिका में जो यह केंद्रक होता है, इस जो केंद्रक का सबसे बाहर का आवरण कहलाता है जो केंद्रक झिल्ली। क्या कहलाता है? केंद्रक झिल्ली। और क्या केंद्रक झिल्ली जो है, इसके अंदर की ओर पाई जाती है जो केंद्रिका। क्या पाई जाती है? जो केंद्रिका। और केंद्रिका की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी, उन वैज्ञानिक का नाम था जो फोंटोना। क्या नाम था? जो फोंटोना। और जो केंद्रक की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी, उनका नाम क्या था विद्यार्थियों? रॉबर्ट ब्राउन। सर्वप्रथम जो केंद्रक की खोज किसने की थी? जो रॉबर्ट ब्राउन ने। और जो केंद्रक होता है, इसको कोशिका का नियंत्रणकर्ता कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रणकर्ता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोशिका का मैनेजर है। कोशिका में संचालित होने वाली जितनी भी एक्टिविटी है, उन सब का नियमन, उन सब का रेगुलेशन, उन सब का जो कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रक के द्वारा किया जाता है। और इस केंद्रक के अंदर फिर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, यह कहलाती है गुणसूत्र या जो क्रोमोसोम। और वही बात यहां पर है कि जो प्रत्येक कोशिका में आनुवंशिक गुण निहित होते हैं। जो गुणसूत्र या जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी, उनका नाम क्या था? स्ट्रासबर्गर। और गुणसूत्र या क्रोमोसोम जो शब्द जिस वैज्ञानिक ने दिया था, उनका नाम था जो वाल्डेयर। उनका नाम क्या था विद्यार्थियों? जो वाल्डेयर। और ये जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम है, इन गुणसूत्र या क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स पाए जाते हैं, गुणसूत्र या क्रोमोसोम के ऊपर मित्रों जो जीन पाए जाते हैं, और जो जीन जो शब्द है, ये जीन शब्द जिस वैज्ञानिक ने दिया था, उनका नाम था जो जॉनसन। बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार जो साइकोलॉजी में क्वेश्चन पूछा गया, बात या बायोलॉजी की है, क्वेश्चन कहां पूछा गया? साइकोलॉजी। आपसे पूछो या जीन कहां पाए जाते हैं, तो जीन गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। तो यह जीन शब्द है, ये जीन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये जीन शब्द ये जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया। इस प्रकार से ये गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं जीन, और गुणसूत्र पर जीन जो रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। जो जीन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? जॉनसन ने। और जीन आनुवंशिकता की इकाई होती है। जो जीन है वो किसकी इकाई होती है? आनुवंशिकता की इकाई कौन होती है? आनुवंशिकता की इकाई जो जीन होती है। अब आप यहां पर क्या देख रहे हो? यहां ये जो डायग्राम बनाने के पीछे मेरा कोशिका सिद्धांत जो था, उसके विद्यार्थियों 2 पॉइंट समझाने थे। और पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? कोशिका में जीव के क्या रहते हैं? आनुवंशिक गुण निहित रहते हैं। और आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करता है जीन। जीन वे होते हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को जो पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का कार्य करते हैं। और आनुवंशिक लक्षण जब पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह जीवन के सातत्य का या कंटिन्यूटी का संचालन किसके द्वारा होता है? कोशिकाओं के द्वारा होता है। लेकिन जब ये डायग्राम हमने बनाया है, तो यहां से जो 2 चीजें अपन और समझ सकते हैं। एक आता है यूकैरियोटिक कोशिका, और एक आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका।
आपसे पूछे यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है? यूकैरियोटिक कोशिका वह होती है जिसमें सुसंगठित न्यूक्लियस पाया जाता है। सुविकसित ऊर्जा केंद्रक से क्या तात्पर्य है? सुविकसित केंद्रक से तात्पर्य है उसमें जो केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, उसमें जो केंद्रिका पाई जाती है, उसमें गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाया जाता है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका नहीं पाई जाती है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र या क्रोमोसोम वास्तविक रूप में नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये जो डायग्राम है इसे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर भी हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या देखेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी होगी? तो जो यूकैरियोटिक कोशिका वे होगी जिसमें सुसंगठित केंद्रक उपस्थित होगा, सुविकसित केंद्रक जिसमें पाया जाता है। और सुसंगठित केंद्रक से क्या मतलब है? सुसंगठित केंद्रक से मतलब है कि उसमें जो केंद्रक के सभी भाग मौजूद होते हैं, जैसे केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, गुणसूत्र वगैरह। इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिका में विद्यार्थियों झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? झिल्ली युक्त कोशिकांग, अर्थात वह कोशिकांग जिनके चारों जो मेम्ब्रेन पाई जाती है वे कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, जो लाइसोसोम है ना, ये सभी कोशिकांग जिनके चारों मेम्ब्रेन पाई जाती है वो सब किस कोशिका में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। और जो यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण वो जो कवक, पादप और जंतु। अगला आता है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में सुसंगठित केंद्रक का अभाव होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, सुसंगठित केंद्रक का अभाव होता है। सुसंगठित केंद्रक के अभाव से क्या मतलब है? उसमें जो केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, उसमें जो केंद्रिका नहीं पाई जाती है, उसमें स्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो झिल्ली युक्त कोशिकांगों का भी अभाव होता है। झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। वे कोशिकांग जिनके चार जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो मेम्ब्रेन वाले कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, अंत्यपर्देवी जालिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम, ये सब कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन मित्रों याद रखना, जो राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो जिससे सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। जो राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, चाहे जो पादप कोशिका हो, चाहे जंतु कोशिका हो, चाहे कवक कोशिका हो, जितनी भी सेल्स है जो सभी कोशिकाओं में जो राइबोसोम पाया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है? उस सेल ऑर्गन का नाम क्या है मित्रों? जो राइबोसोम है। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो यह हमारा विद्यार्थी पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 स्पष्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? निम्न में से असंगत है। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो सही नहीं है? ऐसा कौन सा पॉइंट है जो सही ढंग से मिलान नहीं खाता है? और जो सब अभी अभी हमने डिस्कस किया था वही बातें यहां काम आने वाली है। हर चीज जो यहाँ पे लिखी जाती है उसका किसी ना किसी चीज से बहुत ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस है। और पहला ऑप्शन क्या है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज वे जो पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। एकदम सही बात है। अगला क्या? जो कवक कोशिका में कोशिका भित्ति काइटिन से मिलकर बनी होती है। बिल्कुल सही बात, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था। और जो जीवाणु कोशिका में कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकोन या जो म्यूरेमिक एसिड से मिलकर बनी होती है। बिल्कुल सही बात।
बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछे कि जो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, तो जो सेल्यूलोज से, हेमी सेल्यूलोज से और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। जो कवक कोशिका में कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, जो काइटिन से मिलकर बनी होती है। और जो जीवाणु कोशिका में कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर बनी होती है। अगला पॉइंट क्या है, कोशिका झिल्ली त्रिस्तरीय होती है। बिल्कुल सही बात है। इसका जो तरल मोज़ेक मॉडल जो रॉबर्टसन ने दिया, ये बात सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट तो विद्यार्थियों डी ऑप्शन का सही है कि कोशिका झिल्ली त्रिस्तरीय होती है, जो प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लेकिन इसका जो तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया, जो रॉबर्टसन ने नहीं दिया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको क्या ध्यान रखना है, जो कोशिका झिल्ली जो होती है, ये कोशिका झिल्ली जो त्रिस्तरीय होती है, अर्थात कोशिका झिल्ली में 3 स्तर पाए जाते हैं। और ये जो 3 स्तर होते हैं, ये कौन से होते हैं, ये प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और एक होता है प्रोटीन। और कोशिका झिल्ली के जो मॉडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोशिका झिल्ली से संबंधित 3 मॉडल प्रचलित है, जिसमें सबसे पहला मॉडल ये सैंडविच मॉडल। और सैंडविच मॉडल का प्रतिपादन जिन वैज्ञानिकों ने किया था, उनका नाम था विद्यार्थियों डेनियल और डॉवसन। ये 2 ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो सैंडविच मॉडल का प्रतिपादन किया। फिर आता इकाई कला प्रतिरूप, इकाई कला प्रतिरूप। और इकाई कला प्रतिरूप का प्रतिपादन जिसने किया था, उनका नाम था जो रॉबर्टसन। और अगला वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वो जो तरल मोज़ेक मॉडल। और तरल मोज़ेक मॉडल का प्रतिपादन जिस वैज्ञानिक ने किया था, उनका नाम था जो सिंगर व निकोलसन। सिंगर व निकोलसन वे वैज्ञानिक है जिन्होंने कोशिका झिल्ली का जो तरल मोज़ेक मॉडल प्रतिपादित किया। और इस मॉडल को सबसे ज्यादा जो मान्यता मिली। आपसे यही पूछा जाएगा, कोशिका झिल्ली का जो तरल मोज़ेक मॉडल किसने प्रतिपादित किया था, सिंगर और निकोलसन ने। तो हमारा जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट का जो पहला पॉइंट तो सही है, कोशिका झिल्ली त्रिस्तरीय होती है। लेकिन इसका जो तरल मोज़ेक मॉडल रॉबर्टसन ने नहीं दिया था। इसका जो तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। अगला, कोशिका फूल जाएगी यदि। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छा जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। क्वेश्चन क्या, कोशिका जब फूल जाएगी यदि, जो सबसे पहला ऑप्शन है वो क्या कहता है, उस पर देखिएगा। वो कह रहा है कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता उसके बाहर जो चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो। मतलब जो कोशिका के भीतर, इस पॉइंट को समझना, क्या कह रहे, कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता उसके बाहर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो। तो जो कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता ज्यादा होगी, तो जल के अणु कोशिका से बाहर निकलेंगे, बहिःपरासरण होगा। और जल के अणु कोशिका से बाहर निकलेंगे तो कोशिका जो फूलेगी नहीं, कोशिका जो सिकुड़ेगी। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, कोशिका के बाहर जो चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो। मतलब जो कोशिका के बाहर या जल के अणु ज्यादा हैं, तो कोशिका के बाहर जल के अणु की सांद्रता ज्यादा होगी तो अंत्यपरासरण होगा। इसको समझाऊंगा मैं आगे। और जो अंत्यपरासरण होगा तो जो जल के अणु कोशिका के अंदर जो यार प्रवेश करेंगे। अंत्यपरासरण का मतलब क्या होता है, जल के अणु बाह्य माध्यम से कोशिका के अंदर क्या करेंगे, जो एंट्री करेंगे। और जैसे ही जल के अणु कोशिका के अंदर जो प्रवेश करेंगे तो कोशिका क्या हो जाएगी, जो फूल जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो गया, 6 नंबर का जो बी नंबर पॉइंट। इसकी व्याख्या देखते हैं। जब जो किशमिश को जो केवल जो जल में रखते हैं तो जो जल ग्रहण करके जो फूल जाती है। देखिएगा, इस पॉइंट को समझिएगा। जैसे ये आपने कोई
हम कह सकते हैं अपैरेटस लिया, कोई उपकरण लिया, इस उपकरण में जो जल के अणु हैं, इस उपकरण में हमने यह जल डाला, और इस उपकरण में जैसे यह जल डालते हो, जो जल डाल करके इसके अंदर जो किशमिश रखते हैं, इसके अंदर जो किशमिश रखते हैं, तो जैसे ये किशमिश जो है, किशमिश से बाहर जो जल के अणुओं की मात्रा ज्यादा है, और किशमिश से बाहर जल के अणुओं की मात्रा ज्यादा है, तो बाहर से जल के अणु किशमिश के अंदर जो प्रवेश करेंगे, और बाहर से जल के अणु किशमिश के अंदर प्रवेश करेंगे, इस क्रिया को कहते हैं अंतः परासरण। इसको क्या कहेंगे? अंतः परासरण, एंडोऑस्मोसिस। और बाहर से जैसे ही जल के अणु इसके किशमिश में प्रवेश करेंगे तो जो किशमिश जब फूल जाएगी, और किशमिश जब फूलकर क्या बन जाएगी? अंगूर बन जाएगी। बात समझ में आई? हमने एक उपकरण लिया, उपकरण के अंदर जल डाला, जल के अंदर किशमिश रखी, किशमिश के अंदर जल के अणुओं की सांद्रता कम है और किशमिश के बाहर जल के अणुओं की सांद्रता ज्यादा है। यही चीज जो परासरण कहते हैं कि जो जल के अणुओं का अधिक सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की तरफ होने वाला गमन जो परासरण कहलाता है। लेकिन जो अर्ध पारगम्य झिल्ली की यहाँ पर क्या होती है? आवश्यकता होती है। या हम कह सकते हैं जल के अणुओं का, इसकी जो परिभाषा लिखी शॉर्ट में, तो जल के अणुओं का फिर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, जल के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाला विसरण। देखो मैंने आगे शब्द लिखा विसरण। विसरण का मतलब क्या होता है? पदार्थों का अधिक सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की तरफ होने वाला गमन विसरण कहलाता है। लेकिन विसरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। जल के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाला विसरण परासरण कहलाता है। और जो परासरण के दो प्रकार होते हैं, अंतः परासरण और बहिपरासरण। जो पहले एग्जांपल लिया वो किसका है? अंतः परासरण का। एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है, वहीं से क्वेश्चन उठाया है। अगला, जब अंगूर को सांद्रित गोल में रखा जाता है तो ये जल को बाहर निकालकर सिकुड़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जब अंगूर को जो सांद्रित गोल में रखोगे, ये अंगूर रखा और यहां बाहर की तरफ जो सांद्रित गोल है, सांद्रित गोल का मतलब क्या है कि बाहर की तरफ का जो गोल है उसमें जल के अणुओं की मात्रा बहुत ही कम है। मित्रों, जब ये जल की जो मात्रा ज्यादा हो तो वो होता है तनु, डाइल्यूट, और जल की मात्रा कम हो तो वो गोल क्या होता है? सांद्रित। और जैसे ये यहां रखेंगे तो अंगूर से जल के अणु बाहर निकलेंगे, और अंगूर से जल के अणु जब बाहर निकलेंगे, इस चीज को कहते हैं बहिपरासरण। और जैसे अंगूर से जल के अणु बाहर निकलेंगे, अंगूर किस में परिवर्तित हो जाएगा? अंगूर किशमिश में रूपांतरित हो जाएगा। ठीक बात। तो अंतः परासरण के द्वारा तो क्या होता है? जो किशमिश फूलकर अंगूर बन जाती है, और बहिपरासरण के द्वारा अंगूर सिकुड़ कर क्या बन जाता है? किशमिश बन जाता है। और परासरण का मतलब क्या होता है? जल के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाला विसरण परासरण कहलाता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ग्राम सेवक में पूछा गया। जो वीडियो जो मेंस का पेपर था वहां ये क्वेश्चन पूछा गया, और जो एनसीईआरटी से सीधा सीधा उठाया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बड़ा क्या बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो ऐसा क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन है जो रीट में ये 2 बार नहीं, ये 3 बार पूछा गया है। हर बार रीट में माइटोकॉन्ड्रिया का क्वेश्चन पूछा जाता है। मित्रों, कोशिका वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से हर बार क्वेश्चन पुट अप होता है, और हो सकता है इस रीट में भी माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन पूछा जाए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो क्रिस्टी या जो सिखी जो किस में पाए जाते हैं? तो क्रिस्टी या सिखी जो होते हैं ये जो माइटोकॉन्ड्रिया पर पाए जाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? क्रिस्टी या सिखी किस में पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पर।
और जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या विशेषता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया को जो कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, इसको जाती पावर हाउस ऑफ द जो सेल कहते हैं, या कोशिका का जो बिजली घर कहते हैं। जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम की क्या विशेषता है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं, उपनाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली। और अंत्यप्रदेवी जाली का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम होता है विद्यार्थियों पदार्थों का परिवहन करना। हमेशा कोशिका में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है, अंत्यप्रदेवी जालिका के द्वारा। और जो राइबोसोम है, राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है, इसलिए राइबोसोम को विद्यार्थियों प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है या कोशिका का इंजन कहा जाता है। लेकिन हमारा पॉइंट क्या है, क्रिस्टियासिकी किस पर पाए जाते हैं, तो क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया पर पाए जाते हैं। जो लाइसोसोम को क्या 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 कहते हैं, आत्मघाती थैली, क्योंकि इसमें जल अपघटनीय प्रकृति के एंजाइम्स पाए जाते हैं। और जो अंत्यप्रदेवी जालिका का काम क्या होता है, पदार्थों का परिवहन करना। और राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया से अक्सर रीट में क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछो जब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम जिस वैज्ञानिक ने की थी उनका नाम था कोलिकर। क्या नाम था, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। और जो कीट की रेखित पेशियों में इसकी खोज की थी। फिर एक वैज्ञानिक आया था अल्टमान, और अल्टमान ने इसको जो बायोप्लास्ट कहा। इसका नाम क्या था, जो बायोप्लास्ट। और जो सी बेंडा नामक वैज्ञानिक है, सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसको जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया। इसको जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था, उसका नाम क्या था, सी बेंडा। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, जो कोलिकर ने। और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था, सी बेंडा ने। और जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसके चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। और वे कोशिकांग जिनके चारों ओर जो झिल्लियां पाई जाती है, वो कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया था कि जो यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। आपसे पूछो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया नहीं जाता है, उसका रीजन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। अब बात आती है यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है। यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा श्वसन की क्रिया संचालित होती है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा कौन सी क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया संचालित होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल से। माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाह्य कला होती है, बाह्य जो झिल्ली होती है, वो बाह्य झिल्ली चिकनी और सपाट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य कला चिकनी और सपाट होती है। इसके चारों ओर जो 2 झिल्लियां पाई जाती है, इसकी बाह्य कला जो चिकनी और सपाट होती है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की अगली चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः कला पर, अंतः झिल्ली पर इस प्रकार से अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः कला है, इस अंतः कला पर इस प्रकार से अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं। इस प्रकार से क्या पाए जाते हैं, अंगुली नुमा उभार।
तो ये कौन सी झिल्ली है? बाह्य झिल्ली या बाह्य कला, तो ये आउटर मेम्ब्रेन। ये माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी झिल्ली है? अंतः कला, अंतः झिल्ली। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः झिल्ली पर अंगुलीनुमा जो उभार होते हैं, इन्हीं अंगुलीनुमा उभार को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की अंत्य झिल्ली पर पाए जाने वाले अंगुलीनुमा उभार जो होते हैं, ये अंगुलीनुमा उभार जो क्रिस्टी कहलाते हैं। और जो अंगुलीनुमा उभार हैं, इन अंगुलीनुमा उभारों के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इनके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं, और जो छोटे छोटे कण जो होते हैं, इन कणों को कहते हैं ऑक्सीसोम या F1 कण भी कह सकते हैं। ऑक्सीसोम या इनको क्या कहा जाता है? F1 पार्टिकल कहा जाता है, लेकिन जो रीड के लिए आप याद रख सकते हो, ऑक्सीसोम या इनको क्या कहा जाता है? F1 कण कहा जाता है। और ऑक्सीसोम या F1 कण है, यहां से सीधी इंपॉर्टेंट बात पर चलते हैं। ऑक्सीसोम या F1 कण पर क्या संचालित होता है? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र संचालित होता है। ETS कहाँ संचालित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के किस खंड में ETS संचालित होता है? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र संचालित होता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र F1 कणों पर संचालित होता है। और आगे बात करें तो अंत्य झिल्ली के अंदर का जो भाग है, अंदर का भाग कहलाता है मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। और जातियों माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है, इसमें जो 70S राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो 70S राइबोसोम पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में विद्यार्थियों DNA पाया जाता है। दो ऐसे कोशिकांग हैं जिनमें जो DNA उपस्थित होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक हरित लवक, जिनमें जो केंद्रक के अलावा DNA पाया जाता है। तो क्या याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, अतः यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। इसके अंतः झिल्ली पर अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं, और अंगुलीनुमा उभार जो होते हैं ये क्रिस्टी कहलाते हैं। इन क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं, जहां पर जिनको क्या कहा जाता है? F1 कण। और F1 कण पर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र संचालित होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में DNA और 70S राइबोसोम पाया जाता है। जो F1 कण है, इन F1 कण पर एक एंजाइम पाया जाता है। इस एंजाइम का नाम है ATP सिंथेटेज एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। इस एंजाइम का नाम क्या होता है? ATP सिंथेटेज एंजाइम। और ATP सिंथेटेज एंजाइम जो होता है, इसकी उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ऊर्जा को ATP के रूप में संचित किया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को ATP के रूप में संचित करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में जो क्रेब्स चक्र संचालित होता है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया की जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको एक साथ डिस्कस करते हैं। उनका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बात करूं जो माइटोकॉन्ड्रिया, जो सबसे पहला माइटोकॉन्ड्रिया का जो आपको उपनाम पूछे, तो उपनाम कोशिका का शक्ति ग्रह, ये जो पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का शक्ति ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊर्जा को ATP के रूप में संचित करता है, और ऊर्जा को ATP के रूप में संचित करता है, इसलिए कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कौन सी क्रिया होती है? श्वसन की क्रिया। लेकिन जो किन कोशिकाओं में? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया नहीं जाता है। इसलिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर जो मिजोसोम पाया जाता है, जहां पर श्वसन की क्रिया संचालित होती है। अगला माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी अंतः कला पर, अंतः झिल्ली पर अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः झिल्ली पर जो अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं, इन अंगुलीनुमा उभारों को क्या कहते हैं मित्रों? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनको कहा जाता है क्रिस्टी।
क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। और जो क्रिस्टी है इनके ऊपर पाए जाते हैं F1 कण। कुछ F1 कण पर आपके दो ही पॉइंट याद रखते हैं। एक तो यहां पर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। और एटीपी सिंथेटेज एंजाइम उपस्थित होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। और एक F1 कण पर क्या संचालित होता है? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ETS। और माइटोकॉन्ड्रिया की अंत्य झिल्ली के अंदर का समस्त भाग क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या संचालित होता है? क्रेब्स चक्र। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र संचालित होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है DNA और 70S राइबोसोम। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्या था कि जो क्रिस्टी किस में पाए जाते हैं? तो क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। व्याख्या जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के समान संरचनाएं पाई जाती है जिनका नाम होता है मिजोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया के समान जो संरचना होती है इनको क्या कहा जाता है? मिजोसोम कहा जाता है। आपसे पूछे जीवाणु कोशिका में या प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किस में होता है? मिजोसोम में होता है। फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या संचालित होता है? क्रेब्स साइकिल, अभी बताया आपको। और इसके मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है? DNA, RNA और 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहा जाता है। अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग, जो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका द्रव्य के अंदर रहकर इसमें विभाजन का गुण पाया जाता है। और सबसे मेन बात, माइटोकॉन्ड्रिया में DNA और 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में DNA और 70S राइबोसोम होने के कारण इसको अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले एंजाइम के द्वारा जो कौन सी क्रिया होती है? श्वसन की क्रिया। और जो श्वसन में जो खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम किसने देखा? जो कोलिकर ने देखा। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? सी बेंडा ने दिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का अभिरंजन किससे करते हैं? जेनस ग्रीन के द्वारा करते हैं। तो इस प्रकार से जो पिछली स्लाइड में जो मैंने पॉइंट लिखे थे ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट आप इनका ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कि जो माइटोकॉन्ड्रिया को किस कोशिकाओं को आत्मघाती थैली कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिकाओं को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? अभी अभी पिछली स्लाइड में मैंने बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो कोशिकांग है, लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति गृह। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली या सुसाइडल बेग। और जो राइबोसोम को क्या कहा जाता है? जो राइबोसोम को जो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। मैं जो पिछली स्लाइड में पिछले क्वेश्चन बता चुका हूं, बार बार वही बातें। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। और जो गोल्जी काय को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। जो गोल्जी काय जो ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्जी काय जो ट्रैफिक पुलिसमैन या विद्यार्थियों यातायात प्रबंधक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यातायात प्रबंधक किसको कहा जाता है? गोल्जी काय को कहा जाता है। अब जो लाइसोसोम के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, यहां देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम। जो सबसे जो मेन बात लाइसोसोम में, कि इसकी जो खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी उसका नाम क्या था? डी ड्यूवे। और डी ड्यूवे क्या कहता है? हम तो डूबे सो डूबे सनम, या तुम्हें भी ले डूबेंगे। लाइसोसोम भी आत्मघाती थैली है। जिस जो थाली में खाना खाता है उसी में जो छेद उत्पन्न करता है, जिस कोशिका में रहता है उसी कोशिका को नष्ट कर देता है। सुसाइडल बेग इसको कहा जाता है। इसलिए कोशिका को जो डुबो देता है बेचारा। तो जो लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी ड्यूवे ने। और जो लाइसोसोम के चारों एकल झिल्ली पाई जाती है।
क्या पाई जाती है? एकल झिल्ली। लाइसोसोम की सबसे मेन इंपॉर्टेंट मित्रों जो बात है वो ये है कि इसमें मुझे जल अपघटनीय प्रकृति के, हाइड्रोलाइटिक नेचर के, जल अपघटनीय प्रकृति के, हाइड्रोलाइटिक नेचर के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें जल अपघटनीय प्रकृति के जो पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं, और जल अपघटनीय प्रकृति के जो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, और ये जल अपघटनीय प्रकृति के जो पाचक एंजाइम होते हैं, ये कोशिका में अंतः कोशिकीय पाचन करते हैं। यहीं से क्वेश्चन आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है इसमें हाइड्रोलाइटिक नेचर के, हाइड्रोलेजेज प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिका में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इत्यादि का पाचन करते हैं, और ये पाचन कोशिका के अंदर किया जाता है, इसलिए इसको अंतः कोशिकीय पाचन कहा जाता है। तो लाइसोसोम की मेन बात, इसकी खोज किसने की थी? डी डुवे ने। इसके चारों ओर कैसी झिल्ली होती है? एकल झिल्ली। जल अपघटनीय प्रकृति के क्या पाए जाते हैं? पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, और ये पाचक एंजाइम कैसा पाचन करते हैं? अंतः कोशिकीय पाचन करते हैं। इसलिए लाइसोसोम जो है ये इसकी मेन बात है। ठीक बात। तो जो किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहते हैं, उसका नाम क्या है? लाइसोसोम। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो हमने अभी पढ़ा था उसकी व्याख्या कर लेते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी ड्यूवे ने की थी। लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त जो थैलीनुमा कोशिकांग है, इसमें जो कणीय द्रव्य भरा होता है, जिसमें कई जल अपघटनीय प्रकृति के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। मेन बात यही है कि लाइसोसोम में जल अपघटनीय प्रकृति के पाचक एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इत्यादि का कोशिका के अंदर जो पाचन करते हैं। ये जो पाचक एंजाइम होते हैं, इनके द्वारा शर्करा या ग्लूकोज, जो वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड का अपघटन करके इनको जो सरल अणुओं में जो तोड़ दिया जाता है। इस जो भाषा है इसको हम जो सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि इनके द्वारा अंतः कोशिकीय जो पाचन किया जाता है। और लाइसोसोम को कोशिका का अपमार्जक कहते हैं। लाइसोसोम अपमार्जक का मतलब क्या होता है? अपमार्जक का मतलब होता है जो सफाई करने वाला, और जो लाइसोसोम के द्वारा कोशिका की जो सफाई की जाती है। सफाई किस प्रकार से की जाती है? इस कोशिका के अंदर जितने भी जो विद्यार्थियों रोगग्रस्त भाग हैं, जो रोगग्रस्त जो खंड है, विद्यार्थियों रोगग्रस्त खंडों को नष्ट किसके द्वारा किया जाता है? लाइसोसोम के द्वारा। या जो पुरानी जो सेल्स का कोई जो पार्टिकल है, उस जो कण को क्या कर दिया जाता है? लाइसोसोम के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए कोशिका का अपमार्जक किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम में जल अपघटनीय प्रकृति के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो अंतः कोशिकीय पाचन करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है राइबोसोम की खोज किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब पहले जो राइबोसोम के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। राइबोसोम होता है क्या है? कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट। जो राइबोसोम की क्या विशेषता है? जो राइबोसोम जो झिल्ली विहीन कोशिकांग है। ये ऐसा कोशिकांग है जिसके चारों ओर को या मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ये कैसा कोशिकांग है? झिल्ली विहीन। अगली राइबोसोम की क्या खासियत है? ये ऐसा जो कोशिकांग है जो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, ये जो सभी कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ये भी अधीनस्थ मंत्रालय द्वारा लिए गए जो पेपर्स में पूछा गया। ये सभी कोशिकाओं में ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो उपस्थित होता है? उस कोशिकांग का नाम क्या है? राइबोसोम। और जो राइबोसोम का जो मुख्य कार्य जो होता है वो कार्य होता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है, और प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं राइबोसोम में। तो जो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में
70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और जो यूकेरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितने राइबोसोम होता है? 70S। यूकेरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो 70S राइबोसोम होता है, इसलिए छोटी उप इकाई होती है 30S, ये भी ध्यान रखना, और बड़ी उप इकाई होती है 50S। और यूकेरियोटिक कोशिका में जो 80S राइबोसोम है, इसकी छोटी उप इकाई होती है 40S और बड़ी उप इकाई होती है वो होती है 60S। ये चीज ध्यान रखना। आपसे पूछे जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कितने? 70S। यूकेरियोटिक कोशिका में 80S। और राइबोसोम के दोनों उप इकाइयों को आपस में जोड़ने का कार्य जो आयन करता है, उस आयन का नाम होता है Mg+2 या मैग्नीशियम आयन। वह आयन होता है जो राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों को आपस में जोड़ता है, अर्थात छोटी उप इकाई को बड़ी उप इकाई जोड़ने का कार्य जो आयन करता है, उसका नाम है मैग्नीशियम। और राइबोसोम की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी, उस वैज्ञानिक का नाम था क्लोड। सबसे पहले राइबोसोम की खोज जिसने की थी, उनका नाम क्या था? क्लोड नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की क्या की थी? खोज की थी। और ये राइबोसोम के कुछ पॉइंट हैं जो आपको ज्ञान रखने हैं। झिल्ली विहीन है, सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसको कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। सबसे छोटा कोशिकांग है, इसकी व्याख्या कर लेते हैं। हालांकि हमने सारी बातें यहाँ पर क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। इसी राइबोसोम से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, उसके बाद में इन दोनों क्वेश्चन के साथ में व्याख्या की जाएगी। क्वेश्चन क्या है? वे अंगक जिसमें कोशिकीय आवरण नहीं पाया जाता है। आपसे पूछे साहब कौन सा कोशिकांग है जिनके चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, जिसके चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती? तो देखिएगा, इसका आंसर भी क्या है? राइबोसोम। इसका आंसर जो राइबोसोम है। राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जिसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें हमने पहले ही आपको व्याख्या में बताया था, राइबोसोम झिल्ली विहीन कोशिकांग है। लेकिन कुछ एडिशनल फैक्ट यहां पर पढ़ते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपसे पूछे कि दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग कौन से? तो जब दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग की बात करूं, तो जो दोहरी झिल्ली से पहला जो परिबद्ध कोशिकांग है, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। अगला जो कोशिकांग है दोहरी झिल्ली से परिबद्ध, हरित लवक। और अगला दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग केंद्रक, उसका नाम क्या है? केंद्रक। ये तीन ऐसे कोशिकांग हैं जिनके चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। अब पूछो जो एकल झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग कौन से हैं? ऐसे जो कौन से कोशिकांग हैं जिनके चारों ओर एकल झिल्ली पाई जाती है? तो एकल झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग की बात करें तो वह अंतःपर्देवी जालिका, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःपर्देवी जालिका के अलावा गोल्जिका है। क्या नाम है? गोल्जिका। इससे आगे जो लाइसोसोम, क्या नाम है? जो लाइसोसोम। और लाइसोसोम के अलावा रिक्तिका। ये चार ऐसे कोशिकांग हैं जिनके चारों ओर एकल झिल्ली पाई जाती है। अच्छा, यहां को जो और कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा। और झिल्ली विहीन कोशिकांग, वो जो तारक मेहता, तो जो झिल्ली विहीन कोशिकांग है वो जो तारक मेहता। क्या नाम है? तारक मेहता। जो सबसे पहला जो ता है, इसका मतलब जो तारक काय, सेंट्रोसोम, और रे का मतलब जो राइबोसोम। जो तारक काय और राइबोसोम,
ये दो ऐसे कोशिकांग हैं जिनके चारों ओर कोशिका झिल्ली नहीं पाई। और भी है, काइनेटोसोम भी है, इंपॉर्टेंट दो, एक का नाम तारकाय और एक का नाम राइबोसोम। यहां हमने जो झिल्ली के आधार पर इसको जो 3 पोर्शन में बांटा, दोहरी झिल्ली वाले, एकल झिल्ली वाले और झिल्ली विहीन। जो दोहरी झिल्ली वाले और एकल झिल्ली वाले हैं ये किन में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली विहीन कोशिकांग पाए जाते हैं। कुछ और चर्चा करते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। हरित लवक की क्या खासियत है? हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण होता है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया किस कोशिकांग में होती है? वो होती है हरित लवक में। और जो केंद्रक की क्या खासियत है? इसको कोशिका का नियंत्रण करता या मैनेजर कहा जाता है। तो मित्रों, ये 3 ऐसे कोशिकांग हैं जिनके चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। अगला जो मैंने जो एकल झिल्ली वाले हैं, इनको मेरे मित्रों एक सीक्वेंस से लिखा है, मैंने एक जो क्रम से लिखा है। वो क्रम से लिखने के पीछे जो कॉन्सेप्ट क्या है? एकल झिल्ली वाले कोशिकांग हैं, ये कोशिका में अंतः कंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं, एंडोस्केलेटन सिस्टम का निर्माण करते हैं। और हमेशा अंतः कंकाल तंत्र की जो मुखिया है उसका नाम क्या है? अंतः परदेवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अंतः परदेवी जालिका से किसकी उत्पत्ति होती है? गोल्जी काय की। अंतः परदेवी जालिका से किसकी उत्पत्ति होती है? गोल्जी काय। ध्यान रखना, पूछा था कि गोल्जी काय की उत्पत्ति किससे होती है? गोल्जी काय का जन्म किससे होता है? अंतः परदेवी जालिका से। अंतः परदेवी जालिका आगे जाकर किसका निर्माण करती है? गोल्जी काय। और जो गोल्जी काय से किसकी उत्पत्ति होती है? लाइसोसोम की। ये तीनों को याद रखना बहुत जरूरी है। अंतः परदेवी जालिका, अंतः परदेवी जालिका का बेटा गोल्जी काय, गोल्जी काय का बेटा लाइसोसोम, और लाइसोसोम से आगे जाकर किसका निर्माण होता है? रिक्तिका या रसदानी का विकास होता है। ठीक बात। तो ये 4 ऐसे मैंने लिखे हैं जिनके चारों ओर एकल झिल्ली होती है। और जो झिल्ली विहीन कोशिकांग कौन सा? एक का नाम तारकाय, एक का नाम राइबोसोम। राइबोसोम ऐसा कोशिकांग है जो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है। और जो तारक का एक ऐसा कोशिकांग है जो जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? ये तारकाय। लेकिन ये उच्च श्रेणी के पादपों में तारकाय नहीं पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तारकाय किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिकाओं में। लेकिन जो हायर जो प्लांट्स हैं उनमें तारकाय पाया नहीं जाता है। अब जो राइबोसोम की जो व्याख्या पढ़ते हैं, जो मैं बहुत अच्छे से पहले बता भी चुका हूं कि जो राइबोसोम जो होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये जो राइबो न्यूक्लिक अम्ल या आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जिन पर कोई आवरण पाया नहीं जाता है, मतलब झिल्ली विहीन कोशिकांग है। जो राइबोसोम जो कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से और खुरदरी अंतः परदेवी जालिका पर जो दाने के रूप में पाए जाते हैं। जो RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस पर 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इस पर 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और जो राइबोसोम का मुख्य काम क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण करना, इसलिए इसको कोशिका का जो ईंधन कहते हैं। और जो जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम किसने की? क्लॉड ने। और जो पेलाडे ने इनको राइबोसोम नाम दिया। जो राइबोसोम नाम किसने दिया था? जो पेलाडे ने। और इसकी खोज किसने की थी? क्लॉड ने। और ये सबसे क्या? ये छोटा कोशिका। तो ये जितनी भी जानकारी है ये सब मैं पहले ही बता चुका हूं, और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसके चारों ओर कोई आवरण पाया नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 11वें क्वेश्चन। शुक्र जनन के समय शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? जो शुक्र जनन के समय शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? ये प्री रीट में भी पूछा गया था। जो शुक्राणु है इसके एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? सबसे पहले जो लाइसोसोम नहीं करता, तो इसका जो राइट आंसर है वो गोल्जी काय। शुक्र जनन के समय शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? गोल्जी काय के। ध्यान रखना है,
शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी काय। तो जो पहले जो गोल्जी काय के बारे में पढ़ते हैं, नहीं पहले एक बार जो शुक्राणु के बारे में आपको बता देता हूं। जो शुक्राणु की बात करें तो शुक्राणु के जो शीर्ष पे, अगर इसके हेड की बात करें, इसके जो शीर्ष की बात करें, तो इसके शीर्ष में जो 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2। जो ऊपर वाला भाग, जो टोपी नुमा जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, शुक्राणु के शीर्ष पर जो टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, और शुक्राणु के शीर्ष पर जो टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, इस जो टोपी नुमा संरचना को कहते हैं एक्रोसोम। और एक्रोसोम का निर्माण होता है जो गोल्जी काय से। यही पूछा गया, ध्यान रखना। जो शुक्राणु का शीर्ष है, शुक्राणु के शीर्ष पर जो टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, टोपी नुमा संरचना का निर्माण किससे होता है? गोल्जी काय से। और टोपी नुमा संरचना जो इसको कहते हैं एक्रोसोम। ये शुक्राणु के जो केंद्रक है, और जो केंद्रक है इसमें आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, डीएनए। इसके केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ कौन पाया जाता है? डीएनए। और जो केंद्रक और एक्रोसोम को सम्मिलित रूप से कहते हैं शीर्ष। जो शुक्राणु के शीर्ष में टोपी नुमा संरचना एक्रोसोम है, जिसका निर्माण होता है गोल्जी काय से, इस एक्रोसोम के ऊपर लाइसोसोमिक प्रकृति के, एक्रोसोम के ऊपर जो लाइसोसोमिक प्रकृति के कुछ जो एंजाइम्स पाए जाते हैं। और शुक्राणु के एक्रोसोम के ऊपर जो एंजाइम पाए जाते हैं, उसमें सबसे मुख्य एंजाइम है, उसका नाम होता है हाइलुरोनिडेज। और ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम अंडाणु के अंड झिल्लियों को भेदने का कार्य करता है। शुक्राणु के शीर्ष पर पाई जाने वाली टोपी नुमा संरचना एक्रोसोम कहलाती है, जिसका निर्माण होता है गोल्जी काय से। ये शुक्राणु का जो मध्य भाग, और जो शुक्राणु का जो मध्य भाग है, इसके बीच में अक्षीय तंतु, इस मध्य भाग में जो सर्पिलाकार क्रम में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। शुक्राणु के मध्य भाग में सर्पिलाकार क्रम में या जो फीते के आकार के जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और सर्पिलाकार क्रम में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, इस व्यवस्था को कहते हैं जो निबेन कर्ण। शुक्राणु के मध्य भाग में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया किस क्रम में पाए जाते हैं? सर्पिलाकार क्रम में या जो फीते के आकार के होते हैं। इस व्यवस्था को जो निबेन कर्ण कहते हैं। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इसलिए शुक्राणु के मध्य भाग को ऊर्जा कक्ष कहा जाता है, एनर्जी चैम्बर कहा जाता है। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मित्रों। और यहाँ नीचे जो रिंग सेंट्रियोल पाई जाती है, यहाँ नीचे क्या पाई जाती है? जो रिंग सेंट्रियोल पाई जाती है, जो शुक्राणु के मध्य भाग में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया को जो टेल वाले भाग में जाने नहीं देती, या नीचे की तरफ आने नहीं देती। और यह नीचे का जो ये भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है जो टेल, पुच्छ। और जो टेल का निर्माण होता है दूरस्थ तारक काय से। ठीक बात। तो यहां पर 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। शुक्राणु के शीर्ष पर पाई जाने वाली टोपी नुमा संरचना एक्रोसोम। एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? गोल्जी काय से। शुक्राणु के मध्य भाग में कौन पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए मध्य भाग को जो ऊर्जा कक्ष कहा जाता है। और शुक्राणु के पूंछ का निर्माण या जो टेल का फॉर्मेशन किससे होता है? दूरस्थ तारक काय से। तो जो 3 कोशिकांगों का यहाँ रोल है, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया और जो दूरस्थ तारक काय। ठीक बात। तो शुक्र जनन के समय एक्रोसोम का निर्माण जिस कोशिकांग से होता है, जिस सेल ऑर्गन से होता है, उसका नाम या गोल्जी काय। जो लाइसोम के बारे में पढ़ चुके हैं। और जो तारक काय की बात करें, जो तारक काय झिल्ली विहीन कोशिकांग है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या तारक काय की? ये जो जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन जो उच्च श्रेणी के जो पादपों में, जो हायर प्लांट्स हैं, उनमें तारक काय पाया नहीं जाता है। और जो गोल्जी काय जो है, गोल्जी काय की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी, उनका नाम था कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने गोल्जी काय की खोज की।
और इनका नाम पड़ गया गोल्जी काई। और या नीचे कौन बसता है, जो राइबोसोम, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। गोल्जी काय के बारे में चर्चा करते हैं। शुक्राणु के बारे में पूरी आपको बातें बता दी, गोल्जी काय की व्याख्या करते हैं। क्या कहता है गोल्जी काय कि गोल्जी काय के अध्ययन के लिए किस गोल का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट के गोल का प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे मेन जो मित्रों बात है गोल्जी काय में, वो आपको क्या ज्ञान रखनी है कि गोल्जी काय के द्वारा ग्लाइकोलिपिड, स्टार का पॉइंट लगा लेना, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण किया जाता है। कोशिका में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, गोल्जी काय के द्वारा। गोल्जी काय लाइसोसोम का निर्माण करता है। अभी मैंने बताया था पहले कौन होती है, अंत्यपर्देवी जालिका। अंत्यपर्देवी जालिका की से किसकी उत्पत्ति होती है, गोल्जी काय की। और यही गोल्जी काय आगे जाकर किसका निर्माण करता है, लाइसोसोम का। ये जो वसा वे प्रोटीन का संचय करता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। अगली बात के कोशिका विभाजन के समय इसके द्वारा कोशिका भित्ति का निर्माण किया जाता है, ये ज्ञान रखना है। जो कोशिका विभाजन की अंतिम अवस्था होती जाती है टीलोफेज अवस्था, तो आपको ध्यान क्या रखना है, कोशिका विभाजन की अंतिम अवस्था जिसका नाम क्या है, टीलोफेज। इस अवस्था में अंत्यपर्देवी जालिका और गोल्जी काय, अंत्यपर्देवी जालिका और गोल्जी काय आपस में मिलकर मध्य पटलिका का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, मध्य पटलिका का। और यही मध्य पटलिका आगे जाकर प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति से मिलकर सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है। और शुक्र जनन के समय शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, गोल्जी काय के द्वारा। एक बात आपको यहाँ और ज्ञान रखनी है, तो जो गोल्जी काय में जो सिस और जो ट्रांसफेज पाई जाती है, ये ज्ञान रखना। तो आपको ये तो बताइए जो गोल्जी काय खोज किसने की थी, मैं पहले बता चुका हूं, जो कैमिलियो गोल्जी ने। और जो गोल्जी काय में जो ध्रुवीयता पाई जाती है, जो पोलैरिटी पाई जाती है, और गोल्जी काय में दो फेस होती है, एक जो सिस फेस और एक जो ट्रांस फेस। गोल्जी काय में जो ध्रुवीयता पाई जाती है, सिस फेज और जो ट्रांस फेज गोल्जी काय के अंदर पाई जाती है। ठीक बात। नेक्स्ट चलते हैं। अगला विद्यार्थियों, लवक के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। हरित लवक की बात करें या जो प्लास्टिड की बात करें, तो जो लवक से संबंधित असत्य कथन कौन सा है, मतलब पहले हम जो सत्य कथन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, जो ए ऑप्शन है, वो कहता है लवक में जो विभिन्न प्रकार के वर्णक मिलने के कारण भिन्न भिन्न रंग के दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो लवक है इसमें जो विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, और जो वर्णक जो होते हैं उनका काम होता है रंग का निर्धारण करना। किसका निर्धारण करना, जो रंग का निर्धारण वर्णकों के द्वारा किया जाता है। और जो लवक का एक प्रकार होता है जो वर्णी लवक, एक प्रकार होता है जो वर्णी लवक। और जो वर्णी लवक जो होता है, ये जो पुष्प के दलों और जो फलों में पाया जाता है। जब आप जो किसी बगीचे में घूमने जाते हैं तो जो तरह तरह के आपको जो फूल दिखाई देते हैं, वहाँ तरह तरह की जो पंखुड़ियाँ नजर आती है, वो जो आती है कलरफुल जो आपको जो बगीचा नजर आता है। मैं कह सकता हूँ अलग अलग तरह की जो पंखुड़ियाँ हैं, जो दल हैं, वो दल जो रंगीन क्यों है, कलरफुल क्यों है, क्योंकि उनमें कौन सा लवक पाया जाता है, वर्णी लवक पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। और जो वर्णी लवक में जो वर्णक होते हैं, ये वर्णक जो रंग का निर्धारण करते हैं। ये वर्णक जो किसका निर्धारण करते हैं, रंग का। अगला जो लवक लिखा जो पादप व जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, गलत बात। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक जंतु कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है। तो असत्य कथन कौन सा हो गया। अभी जो पहला पॉइंट है जिसे मैंने बताया था वर्णी लवक, जो पहला पॉइंट मैंने बताया था वर्णी लवक, जिसमें क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं जो रंग का निर्धारण करते हैं। पुष्प के दल और जो फल
जो होते हैं इनमें वर्णी लवक पाया जाता है। जैसे जो सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। जो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। जो पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरी का ज़ैंथिन के कारण। और जो गाजर का जो लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। और हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? ज़ैंथोफिल के कारण। ये जितने भी यहाँ पर मैंने लिखे हैं इन सब में कौन सा लवक उपस्थित होता है? वर्णी लवक। जो वर्णी लवक में कौन पाए जाते हैं? वर्णक। ये सामने जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या है? वर्णक। और जो वर्णक होने के कारण इनका रंग क्या है? अलग अलग है। ठीक बात। पीछे चलते हैं, आगे आता है जो हरित लवक बाह्य झिल्ली व अंत्य झिल्ली कोशिकांग। बिल्कुल सही बात है। हरित लवक के चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। पहले भी बता चुका हूं, माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक दो ऐसे कोशिकांग हैं जिनके चारों ओर दोहरी झिल्ली होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं तो असत्य कथन हो गया बी। जो लवक जो पादप कोशिका में तो पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे। निम्न में से किसको जो कोशिका की रसोई कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है 30 नंबर। निम्न में से किसको जो कोशिका की रसोई कहा जाता है? और जो रसोई का मतलब क्या होता है? जो रसोई के अंदर भोजन का निर्माण किया जाता है। रसोई में किसका निर्माण किया जाता है? जो भोजन का। तो आपसे पूछे विद्यार्थियों, पादपों में सा कौन सा कोशिकांग है जिसमें भोजन का निर्माण होता है? तो अब सभी लोग जानते हैं विद्यार्थियों, पादपों के अंदर एक महत्वपूर्ण क्रिया संचालित होती है। इस महत्वपूर्ण क्रिया का नाम होता है जो प्रकाश संश्लेषण। और जो पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए पादपों को स्वपोषी कहा जाता है। और ये पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए विद्यार्थियों, कोशिका की रसोई जिस कोशिकांग को कहा जाता है उसका नाम क्या है? हरित लवक। सी ऑप्शन। जो हरित लवक है इसको कोशिका की क्या कहा जाता है? रसोई कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। जो लवक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लवक को कहते हैं प्लास्टिड। जो लवक के 3 प्रकार होते हैं। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं वही मैं यहां पे लिख रहा हूं। इस लवक के कितने प्रकार होते हैं? 3। जो पहला प्रकार है वो अवर्णी लवक या जो ल्यूकोप्लास्ट। अब अवर्णी लवक का मतलब क्या होता है? नाम क्या रहा है? अवर्णी, अर्थात ऐसे लवक जिनमें जो वर्णक अनुपस्थित होते हैं, जिनमें वर्णक पाया नहीं जाता है, जिनमें वर्णक अब्सेंट होता है। और ऐसे लवक जिनमें जो वर्णक अनुपस्थित होते हैं, तभी अवर्णी नाम पड़ा। और वर्णक अनुपस्थित होते हैं इसलिए यह रंगहीन लवक है। इनके द्वारा रंग का निर्धारण नहीं किया जाता है, रंगहीन लवक है। तो फिर गुरुजी इनका काम क्या है? अवर्णी लवक सदैव विद्यार्थियों पादप के भूमिगत भागों में पाए जाते हैं। ये सदैव जब पादप के विद्यार्थियों भूमिगत भागों में पाए जाते हैं। और जो पादप के जो भूमिगत भागों की बात करें तो ये पाए जाते हैं जड़ और जो भूमिगत तना में। ये कहां पाए जाते हैं? जड़ और जो भूमिगत तना में पाए जाते हैं। और जो अवर्णी लवक है, इन अवर्णी लवक के द्वारा भोज्य पदार्थों का संचय किया जाता है। इनके द्वारा जो भोज्य पदार्थों का संचय किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। भोज्य पदार्थों के संचय से क्या मतलब है? इनके द्वारा स्टार्च, वसा और प्रोटीन का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। और आप सभी लोग जानते हैं जब पादपों में संचित भोजन कौन होता है? स्टार्च होता है। यह अवर्णी लवक की जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है वो यहां पर आ गई। अगला था वर्णी लवक। जो वर्णी लवक को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं? वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट। और वर्णी लवक सदैव पुष्प के दलों
और फलों में पाए जाते हैं। और वर्णी लवक में विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं और ये वर्णक ये रंग का निर्धारण करते हैं, और ये रंग का निर्धारण करते हैं, इसलिए वर्णी लवक सदैव रंगीन होते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णक की बात करें तो फाइकोसाइनिन, फाइकोरिथ्रिन, फ्यूकोजेंटिन, वियोलाजेंटिन, एंथोसाइनिन, लाइकोपिन, कैथेप्सिन, से बहुत सारे वर्णक पाए जाते हैं। और अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो परीक्षा की दृष्टि से इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, महत्वपूर्ण बनता है जो लवक के प्रकार में, जिसका नाम क्या है? हरित लवक या जो क्लोरोप्लास्ट। और हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट वे सेल ऑर्गन है जिसमें जो कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस पाया जाता है, और इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। ध्यान रखना, जो वर्णी लवक में सारे वर्णक पाए जाते हैं, लेकिन क्लोरोफिल वर्णक इसमें नहीं पाया जाता है। मतलब जो क्लोरोफिल वर्णक को छोड़कर अन्य सभी वर्णक वर्णी लवक में पाए जाते हैं, लेकिन जो क्लोरोफिल वर्णक इसमें पाए जाते हैं हरित लवक में। और जो क्लोरोफिल वर्णक के कारण पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल वर्णक के कारण। जो हरित लवक है इसमें दो भाग होते हैं। एक भाग का नाम होता है ग्रेना, एक भाग का नाम होता है स्ट्रोमा। जो ग्रेना वाला भाग होता है, ग्रेना वाले भाग में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। ध्यान रखना, आपसे पूछो जो प्रकाशिक अभिक्रिया किस भाग में होती है? हरित लवक के जो ग्रेना भाग में होती है। और स्ट्रोमा का जो भाग है इसमें अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? अप्रकाशिक अभिक्रिया किस भाग में होती है? स्ट्रोमा में। इसके अलावा स्ट्रोमा में जो डीएनए पाया जाता है और 70S जो राइबोसोम पाया जाता है। आपसे पूछे कोशिका में से कौन से दो कोशिकांग हैं जिनमें जो केंद्रक के अलावा डीएनए पाया जाता है? हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। और प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के किस भाग में होती है? ग्रेना में होती है। और ग्रेना में प्रकाशिक अभिक्रिया जो है क्यों होती है? क्योंकि ग्रेना की इकाई होती है, यहाँ मैं बता देता हूँ, ग्रेना जो है इसकी इकाई होती है थाइलेकोइड। और ये आगे काम आएगा जो फोटोसिंथेसिस में। और जो थाइलेकोइड पर पाए जाते हैं क्वांटासोम, क्वांटासोम पर पाया जाता है क्लोरोफिल। इतना उलझना आपको नहीं है, ज्ञान क्या रखना है? हरित लवक के किस भाग में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है? हरित लवक ग्रेना वाले भाग में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है जो सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा का क्या करता है? अवशोषण करता है। इस प्रकार से लवक के जो 3 प्रकार होते हैं, तीनों के बारे हमने डिस्कस किया। ये जो वर्णी लवक के कुछ एग्जाम्पल थे। अगला मैं बता चुका, जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड लवक जो 2 ऐसे कोशिकांग हैं जिनमें जो खुद का आनुवंशिक पदार्थ, खुद का आनुवंशिक पदार्थ मतलब 2 ऐसे कोशिकांग हैं जिनमें जो डीएनए पाया जाता है, जिनमें जो केंद्र के अलावा डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। और इसके अलावा इनमें पाया जाता है 70S राइबोसोम। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में जो खुद का डीएनए और 70S राइबोसोम होता है, इसलिए इनको अर्ध स्वायत्त अंगक कहा जाता है। आपसे पूछो अर्ध स्वायत्त अंगक किसको कहा जाता है? तो अर्ध स्वायत्त अंगक माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक को कहा जाता है। इसलिए अपने जो संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्जी इकाई का निर्माण कौन करती है? अभी अभी मैंने थोड़ी ही देर पहले आपको एक सीक्वेंस बताया था, उस सीक्वेंस में हमने बात की थी क्योंकि गोल्जी इकाई का निर्माण कौन करती है। ये गोल्जी इकाई का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। कौन होती है? अंत्यपर्देवी जालिका। अंत्यपर्देवी जालिका से किसका निर्माण होता है? गोल्जी इकाई का। और जो गोल्जी इकाई से किसका निर्माण होता है? लाइसोसोम का। तो आप सबको पता होना चाहिए गोल्जी इकाई का निर्माण कौन करती है? गोल्जी इकाई का निर्माण करती है अंतःपर्देवी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो गोल्जी इकाई का क्या करती है? निर्माण करती है। अंतःपर्देवी जालिका के द्वारा गोल्जी इकाई का निर्माण किया जाता है।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला विद्यार्थियों, कौन सा कोशिका अंगक, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो रीट में लोगों को पछाड़ दोगे आप। कौन सा कोशिका अंगक, कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि या ड्रग्स को जो आविष रहित, मतलब जो विषैले पदार्थों से मुक्त करता है, या कोशिका में जहरीले पदार्थ बन रहे हैं, विषैले पदार्थ बन रहे हैं, उनका विद्यार्थी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अर्थात कोशिका को विषैले पदार्थों से जो मुक्त करने का कार्य जो कौन सा कोशिकांग करता है, या कोशिका को विषैले पदार्थों से ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो विषैले पदार्थों से जो बचाता है, आविष करने में, आविष रहित का मतलब जो टॉक्सिन से रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। मतलब मैं कह सकता ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और जो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है विद्यार्थियों, मैं कह सकता हूं जो विषैले पदार्थों से मुक्त करना। और इसका तो जो राइट आंसर जाता है वो जाता है डी, चिकनी अंतः पर्दवी जालिका, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी अंतः पर्दवी जालिका जो होती है वो क्या करती है, कोशिका को विषैले पदार्थों से बचाती है। देखो इसके ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है रसदानी, रिक्तिका। रिक्तिका के द्वारा जब पादपों में उत्सर्जन होता है, क्या होता है, जब पादपों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, रिक्तिका के द्वारा। अगला जो लाइसोसोम, पढ़ चुके हैं, आत्मघाती थैली, हाइड्रोलाइटिक या जल अपघटनीय प्रकृति के पाचक एंजाइम। अगला रुक्ष अंत्य पर्दवी जालिका, खुरदरी अंत्य पर्दवी जालिका, जिसको कहते हैं RER। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा अब जो सेल ऑर्गन पढ़ने जा रहे हैं, इस सेल ऑर्गन का नाम है अंतः पर्दवी जालिका। अब एक जब पोर्टर नामक वैज्ञानिक था और एक था जो पेलाडे, इन्होंने जो ER के बारे में बताया था। और जब पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा कि जो अंत्य पर्दवी जालिका है ये कोशिका में विद्यार्थियों पदार्थों का क्या करती है, परिवहन करती है, या जो ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करती है, अंतः पर्दवी जालिका। अंत्य पर्दवी जालिका की क्या विशेषता है, एक तो ये अंतः कंकाल तंत्र की मुखिया है, सबसे मेन बात, ये अंतः कंकाल तंत्र की मुखिया है, हेड ऑफ द एंडोस्केलेटन सिस्टम। ये अंतः कंकाल तंत्र की मुखिया क्यों है, क्योंकि अंत्य कंकाल तंत्र में सबसे पहले अंत्य पर्दवी जालिका, अंत्य पर्दवी जालिका से गोल्जिकाय, गोल्जिकाय से लाइसोसोम की उत्पत्ति होती है। इस चीज को 4-5 बार बता चुका हूं। और इसके अलावा अंत्य पर्दवी जालिका का एक और काम है, इसके द्वारा विद्यार्थियों पदार्थों का परिवहन किया जाता है। अंत्य पर्दवी जालिका का मुख्य काम क्या होता है, पदार्थों का परिवहन करना मित्रों। और इसके द्वारा पदार्थों का परिवहन किस किस के बीच में किया जाता है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब जो केंद्रक झिल्ली के मध्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है, अंतः पर्दवी जालिका के द्वारा किया जाता है। जैसे ये जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, इस जो कोशिका झिल्ली के अंदर ये कोशिका का जो केंद्रक है जिसके चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, ये जो केंद्रक झिल्ली है। अब यह कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के मध्य के बीच में पदार्थों का परिवहन का कार्य इस प्रकार की नलिकाकार संरचनाएं करती है।
ये जो इस प्रकार की नलिकाकार संरचनाएं होती है ये सिस्टर्नी कहलाती है। ये जो अशाकित हो तो इनको कहते हैं सिस्टर्नी। ये ईआर का एक रूप है। और ये जो शाकित हो, इस प्रकार से जो शाकित हो तब इनको कहते हैं ट्यूबुल्स। ये अंतः परदेवी जालिका के रूप होते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स और वेसाइकल्स। अब जैसे ही कोई पदार्थ जो कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका में एंट्री करता है, कोशिका में प्रवेश करता है, हमेशा किसी भी पदार्थ का कोशिका में प्रवेश करना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। अब जो पदार्थ कोशिका में आया है इसको कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्रक झिल्ली तक ले जाने का कार्य जिस कोशिकांग के द्वारा किया जाता है उसका नाम क्या है? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको एक ही लाइन याद रखनी है, ये पदार्थों का क्या करती है? ये परिवहन करती है। इसके द्वारा पदार्थों का क्या किया जाता है? परिवहन किया जाता है सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। जो ईआर है, इस ईआर के दो प्रकार होते हैं। अंत्य परदेवी जालिका के दो प्रकार होते हैं, एक होता है RER, एक होता है SER। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी अंत्य परदेवी जालिका और चिकनी अंत्य परदेवी जालिका। जो इसका नाम खुरदरी अंत्य परदेवी जालिका क्यों पड़ा और इसका नाम जो चिकनी अंत्य परदेवी जालिका क्यों पड़ा? अब कोई भी चीज या चिकनी कब बनेगी? जब उसके द्वारा जो वसा का संश्लेषण किया जाएगा, जब उसके द्वारा जो लिपिड का संश्लेषण किया जाएगा। कोई आज जो चिकना कब बनेगा? जब जो घी लगाएगा, जब जो बोरो प्लस लगाएगा, जो बोरोलिन लगाएगा तो चिकना बन जाएगा। चिकनी अंत्य परदेवी जालिका के द्वारा आपको ये दो ही लाइन याद रखनी है, जो रिवीजन क्लासेस है ये। चिकनी अंत्य परदेवी जालिका के द्वारा जो लिपिड या वसा व स्टेरॉइड का संश्लेषण किया जाता है। इसके द्वारा जो किसका संश्लेषण किया जाता है? लिपिड और स्टेरॉइड का संश्लेषण किया जाता है। लेकिन जो खुरदरी कब होती है? जब उसके द्वारा जो वसा का संश्लेषण नहीं किया जाता। कोई चीज रफ क्यों है? खुरदरी क्यों है? क्योंकि उसके अंदर वसा मौजूद नहीं है। और खुरदरी अंत्य परदेवी जालिका पर 80S राइबोसोम पाया जाता है। और 80S राइबोसोम पाया जाता है। और जो राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो आपको ER में 3 ही लाइन याद रखनी है, ये आपका क्वेश्चन सही करवा देगी। हमेशा कोशिका में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? अंतः परदेवी जालिका के द्वारा। अब इसके दो प्रकार होते हैं, खुरदरी और चिकनी। जो खुरदरी अंत्य परदेवी जालिका के द्वारा किसका संश्लेषण? प्रोटीन का। चिकनी अंत्य परदेवी जालिका के द्वारा किसका? जो लिपिड और स्टेरॉइड का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? चिकनी अंत्य परदेवी जालिका के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन मैं आपको जो करवा चुका हूं। क्वेश्चन क्या? शुक्राणु की पूंछ का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? मैं बता चुका हूं शुक्राणु की पूंछ का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? जो तारक काय के द्वारा। और जो तारक काय का भी प्रकार जो दूरस्थ तारक काय, जो शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करता है। ठीक है, जो रिक्तिका, रसदानी पढ़ चुके हैं, ये आगे इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। और जो अंतः परदेवी जालिका जो होती है, इसका क्या काम होता है? पदार्थों का क्या करना? परिवहन करना। और जो थाइलेकोइड क्या होते हैं? तो जो थाइलेकोइड हरित लवक के जो ग्रेना में पाए जाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण जो है उससे रिलेटेड कौन है? थाइलेकोइड है। तो शुक्राणु की पूंछ का निर्माण कौन करता है? दूरस्थ तारक काय। जो तारक काय के बारे में बातें करते हैं। ये तारक काय क्या है? इस जो तारक काय को हम सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं तारक काय को? सेंट्रोसोम।
सबसे पहली बात, इसकी जो खोज किसने की थी? जो वॉन बेंडोन ने। वेरी इंपॉर्टेंट। जो तारककाय की खोज किसने की थी? जो तारककाय खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी, नाम क्या था? जो वॉन बेंडोन। और जो तारककाय शब्द किसने दिया था? जो तारककाय शब्द जो टी बोवेरी ने दिया था। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना मित्रों, वो इसको अंडरलाइन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। लिख रहे हो तो अंडरलाइन कर लेना। विद्यार्थियों, पहले भी मैं 2 बार आपको बता चुका हूं कि जो तारककाय जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के समय तरकु तंतुओं का निर्माण करता है। एक तो जब कोशिका विभाजन होता है तो जो कोशिका विभाजन के समय जो तरकु तंतुओं का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो कोशिका विभाजन के समय जो तरकु तंतुओं का निर्माण, स्पाइंडल फाइबर जो होते हैं वो 2 सेंट्रियोल के बीच में बनते हैं। तो जो तारककाय के द्वारा तरकु तंतुओं का निर्माण किया जाता है। मैं यहां लिखता हूं कुछ बातें। क्या नाम लिखा है? तारककाय सेंट्रोसोम। इसके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? तरकु तंतुओं का, स्पाइंडल फाइबर। और ये तरकु तंतु किसमें हेल्प करते हैं? कोशिका विभाजन में। हमेशा कोशिका विभाजन में मदद कौन करते हैं? तरकु तंतु। और तरकु तंतु खुद जो किस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं? स्पाइंडल फाइबर के अंदर जो कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जो ट्यूबिलिन प्रोटीन पाई जाती है। अगला जो इसका प्रकार है जो मैं पहले ही बता चुका हूं, दूरस्थ तारककाय। और जो दूरस्थ तारककाय के द्वारा क्या किया जाता है? शुक्राणु की जो पूंछ का निर्माण किया जाता है। इसके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? शुक्राणु की पूंछ का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? शुक्राणु की पूंछ का निर्माण दूरस्थ तारककाय के द्वारा किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लेना जितने भी पढ़ रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोशिका से भी कोई सा भी किसी भी प्रकृति क्वेश्चन आता है, गलत नहीं होगा। और सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाले जो गमन अंगों, जैसे इसका नाम क्या विद्यार्थियों? कशाभिका और पक्षमाप, ये 2 गमन अंग होते हैं। आपसे पूछो जो फ्लेजेला और सीलिया, तो जो फ्लेजेला और सीलिया का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो जो फ्लेजेला और सीलिया का निर्माण भी तारककाय के द्वारा किया जाता है। सेंट्रोसोम के द्वारा बेसल बॉडी बनाई जाती है, आधार कणिका बनाई जाती है जो फ्लेजेला और सीलिया का निर्माण करती है। जो फ्लेजेला युग्लिना में पाया जाता है और सीलिया जो पैरामीशियम में पाया जाता है। और युग्लिना और जो पैरामीशियम दोनों, युग्लिना और जो पैरामीशियम दोनों यूनिसेल्युलर है, एक कोशिकीय जीव है। और युग्लिना की क्या विशेषता है? ये पादप जगत और जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी है। ठीक बात। तो आपको क्या ज्ञान रखना है कि जो तारककाय में यही बात है, बस ज्ञान रखनी है। इसके द्वारा जो तरकु तंतुओं का निर्माण किया जाता है और जो दूरस्थ तारककाय शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करता है और इसके द्वारा फ्लेजेला और सीलिया का निर्माण किया जाता है, जिसमें 9+2 व्यवस्था पाई जाती है और 9+ या 0 व्यवस्था भी पाई जाती है कुछ में, पर वो यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो रीट के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। एक बात आपको तारककाय में और ज्ञान रखनी है, जो तारककाय जंतु कोशिका, पहले ही बता चुका, जंतु कोशिका वे जो निम्न श्रेणी के पादपों में पाया जाता है। जंतु कोशिका और निम्न श्रेणी के पादपों में पाया जाता है, लेकिन उच्च श्रेणी के पादपों में तारककाय पाया नहीं जाता है। उच्च श्रेणी के पादपों में तारककाय नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन सा रसदानी का कार्य नहीं है? ऐसा कौन सा फंक्शन है जो रसदानी का नहीं है, जो रिक्तिका का नहीं है? नंबर ए पॉइंट, संग्रहण। बिल्कुल, रसदानी के द्वारा जब विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संग्रहण किया जाता है, जिस जो जल में जो गुलित पदार्थ होते हैं उनका संग्रहण किया जाता है। ये कोशिका को स्फीति और दृढ़ता प्रदान करती है, बिल्कुल करती है। और रसदानी के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है, बिल्कुल होता है। रसदानी के द्वारा जो पादपों में उत्सर्जन की क्रिया होती है, लेकिन रसदानी का जो गमन में कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं, रसदानी या रिक्तिका की क्या विशेषता है। रिक्तिका की बात करते हैं, या इसी रिक्तिका को कहते हैं रसदानी।
वैक्यूल्स। यहां से संबंधित एक चीज बता रहा हूं जो पिछली बार रीट में पूछी गई थी। जैसे ये कोई भी कोशिका, जैसे पादप कोशिका की बात करते हैं, ये जो पादप कोशिका की सबसे बाहर का स्तर कहलाता है कोशिका भित्ति, और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती। जो पादप कोशिका है इसमें एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है। मित्रों, यही बात ध्यान रखनी है। सबसे बाहर वाला स्तर नाम क्या होगा? कोशिका भित्ति। ये पादप कोशिका में पाई जाती है। और इसके अलावा इसमें पादप कोशिका क्या विशेषता है? इसमें एक बड़ी जो केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है। अगला गुण पादप कोशिका, इसमें एक बड़ी क्या पाई जाती है? केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है। और जो रिक्तिका है इसकी झिल्ली को जो टोनोप्लास्ट कहते हैं। जो रिक्तिका की झिल्ली को जो टोनोप्लास्ट कहा जाता है। रिक्तिका के चारों एकल झिल्ली पाई जाती है जिसको जो टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इसके अंदर जो जल और उत्सर्जी पदार्थ घुले रहते हैं, ध्यान रखना। और जो पादप कोशिका में जो बड़ी केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात, पादप कोशिका में एक बड़ी जो केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है, जिसके कारण इसका जो केंद्रक जो परिधीय भाग पर विन्यासित हो जाता है। जिसके कारण इसका केंद्रक परिधीय भाग पर क्या हो जाता है? विन्यासित हो जाता है। तो इस प्रकार से गमन इसका काम नहीं है। तो इसके जाकर जो हमने यहाँ बातें पढ़ी वही व्याख्या में कि इसके द्वारा खाद्य पदार्थों में खनिज लवणों का संग्रहण किया जाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहला जो फंक्शन था वो क्या था? संग्रहण। ये विद्यार्थियों कोशिका के अंदर परासरणीय दाब बनाए रखती है। ऑस्मेटिक प्रेशर इसके द्वारा बनाया जाता है। सबसे मेन उत्सर्जी पदार्थों का संचय किया जाता है, मतलब जो पादपों में उत्सर्जन रिक्तिका के द्वारा होता है। और जो पादप कोशिका में रिक्तिका आकार में बड़ी होती है, और जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं या तो होती ही नहीं है या होती है जो आकार में बहुत छोटी होती है। और पादप कोशिका जब बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, इसलिए जो केंद्रक जब परिधीय भाग पर विन्यासित हो जाता है। जो केंद्रक है वो किस भाग पर विन्यासित हो जाता है? परिधीय भाग पर। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रक के संदर्भ में अशक्य कथन कौन सा है? बिल्कुल, जो सबसे पहला पॉइंट केंद्रक कोशिका का जो मुख्य नियंत्रण अंग है, बिल्कुल सर। इसीलिए जो केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण करता कहते हैं, या जो मैनेजर ऑफ द सेल कहा जाता है। अगर सामान्यतः एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। जो सामान्यतः किसी एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है। कुछ है जैसे जो रेखित पेशी कोशिका है वो बहुकेंद्रक की होती है, लेकिन ये भी स्टेटमेंट सही है। जंतु कोशिकाओं में जो बड़ी रिक्तिका की उपस्थिति के कारण केंद्रक कोशिका की परिधि की ओर पाया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। यहां पर यह जंतु कोशिका नहीं आएगा, जो पादप कोशिका। जस्ट इससे पिछली स्लाइड को देखो, ये देखो जो कौन सी कोशिका की बात कर रहा था? जो पादप कोशिका, जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। और पादप कोशिका में जो बड़ी केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है, जिसके कारण केंद्रक परिधीय भाग पर क्या हो जाता है? विन्यासित हो जाता है। तो यहाँ पर असत्य कथन कौन सा हो गया? सी। और जो मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक का क्या होता है? अभाव होता है। आरबीसी में केंद्रक पाया नहीं जाता है। लेकिन जो दो प्राणी हैं, एक का नाम है ऊंट और एक का नाम है लामा। ये दो ऐसे प्राणी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो यहाँ पर सी पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर जो केंद्रक से संबंधित कुछ जो व्याख्या हैं, कुछ पॉइंट हैं जिनके बारे में चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप पक्का लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ध्यान रखना जो केंद्रक का अभिरंजन किसके द्वारा किया जाता है? सेफ्रेनिन या जो मिथाइलिन ब्लू के द्वारा। अभिरंजक वह होता है जो रंग प्रदान करने कार्य करता है, ताकि स्लाइड में न्यूक्लियस को स्पष्ट देखा जा सके। ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो केंद्र का अभिरंजन सेफ्रेनिन या जो मिथाइलिन ब्लू के द्वारा किया जाता है। अगला मैं आपको पहले ही बता चुका हूं विद्यार्थियों, केंद्रक में क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं, और गुणसूत्र के ऊपर रेखीय क्रम में जीन पाए जाते हैं। और जो जीन है, ये जीन आनुवंशिकता की इकाई होते हैं।
जीन है वो जीन क्या होते हैं? आनुवंशिकता की इकाई होते हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। अगला जो कोशिका विभाजन में जो केंद्रिका का महत्व होता है, ये राइबोसोमल आरएनए का भंडार ग्रह कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो केंद्रिका है इसके द्वारा आरएनए का संश्लेषण किया जाता है। जो राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण केंद्रिका के द्वारा किया जाता है। और जो गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और डीएनए के साथ जो प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। और जो गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटोकार्बिन का। ध्यान रखना, केंद्र का अभिरंजन तो सैफरनिन और मिथाइलिन ब्लू के द्वारा, लेकिन क्रोमोसोम का अभिरंजन किसके द्वारा किया जाता है? एसिटोकार्बिन के द्वारा। और यहां ध्यान रखना, केंद्रक की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज किसमें की थी? आर्किड पादप की जड़ों में। जो आर्किड पादप की जड़ों में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्र की खोज की गई थी। और जो गुणसूत्र हैं, या गुणसूत्र जो हैं, इनकी संख्या ध्यान रखना टोटल होती है 46। ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो ये दो प्रकार के होते हैं। उनमें एक होता है कायिक गुणसूत्र जिसको ऑटोसोम कहते हैं, और जो कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम की संख्या होती है 44। और जो लिंगी गुणसूत्र या एलोसोम की संख्या होती है 2। XX हो तो मादा, XY हो तो नर। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें पाए जाने वाले गुणसूत्र उपस्थित जीन आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, अभी बता चुका हूं। और जब केंद्रिका के द्वारा राइबोसोम का निर्माण किया जाता है और रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया जो केंद्रक में संपन्न होती है। अगला जो पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है? तो जो पहला स्टेटमेंट है कोशिका भित्ति, बिल्कुल पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती। हरित लवक, बिल्कुल पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में हरित लवक पाया नहीं जाता है। और पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है, ये भी सही बिल्कुल जाती है। पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है, जिसके कारण केंद्र किस भाग पर विन्यासित हो जाता है? परिधि पर विन्यासित हो जाता है। इस प्रकार से उपरोक्त सभी इसका क्या है? आंसर है। नेक्स्ट इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, इनके बारे में बात करते हैं। वो क्या, पादप कोशिका के चारों ओर या सेल्यूलोज से बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। बिल्कुल सही है कि पादप कोशिका के चारों ओर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन से निर्मित कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या होता है? अभाव होता है। अगला जो पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषी अंग क्या पाया जाता है? हरित लवक। पढ़ा चुका हूं कि पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है जिसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता। इसलिए जंतुओं में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं बना सकते। और जब पादप कोशिका में एक या दो बड़ी क्या पाई जाती है? जो केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है। ये बात कितनी बार पढ़ा चुके। जंतु कोशिका में रिक्तिका या तो होती ही नहीं है, या होती तो आकार में बहुत ज्यादा क्या होती है? छोटी होती है। अगले अंतर, अगला जो तारक काय नंबर 4, वेरी वेरी मोस्ट, कि पादप कोशिका में तारक काय अनुपस्थित होते हैं, और पहले ही बता चुका हूं जंतु कोशिकाओं में तारक काय उपस्थित होते हैं। ये ज्ञान रखना। ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? उसका नाम क्या? तारक काय सेंट्रोसोम। और पादप कोशिकाओं में गोल्जी काय कम विकसित होते हैं, और पादप कोशिका के गोल्जी काय को जो डिक्टियोसोम कहा जाता है। और जंतु कोशिकाओं में गोल्जी काय विकसित और सक्रिय होते हैं। और अगला पॉइंट, पादप कोशिका में संचित भोजन क्या होता है? स्टार्च होता है।
पादप कोशिका में संचित भोजन स्टार्च या मंड के रूप में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है। और जो ग्लाइकोजन है, इस ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहा जाता है। ठीक है मित्रों, आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। जो भी ये कोशिका के जो चैप्टर है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उन हम सब को इस क्लास में जो समेटने का प्रयास किया, और ये क्लास आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित होगी। और इस प्रकार से हम ऐसे मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।